हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। क्लास नंबर 4 है आज हमारी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की। इसके पहले जो हमने क्लासेस डिस्कस करी हैं उसमें अभी तक हमने अपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के चैप्टर नंबर 2 तक हमने कवर कर लिया है। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 4 जो है, इसमें हम पढ़ेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक जो हमने चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 जो डिस्कस किया है, आई होप अभी तक आपने उसको रिवाइज कर लिया होगा। और जो हमने ओरिजिनल फूड सेफ्टी लॉ है उसके बारे में आपको बोला था, एक बार उस लॉ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन पे उसका हमने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको भी अपलोड कर दिया है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट SSAI से भी आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। ठीक है, तो आज इस पर्टिकुलर क्लास में हम इसके आगे के जो भी सेक्शंस है उनको डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने अपना सेक्शन नंबर 17 तक सारे ही सेक्शन को डिस्कस कर लिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उन सभी को हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज को जो हमारी क्लास है इसमें जो हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 में के बारे में बात करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम क्या है? देखो, चैप्टर नंबर 1 था, उसका नाम था प्रीलिमिनरी। दूसरा जो था उसका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI। चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, इसका नाम है जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड सेफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सेफ्टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो चैप्टर है ये किस बारे में है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ जस्ट ओवरव्यू के लिए, तो आप ये समझो कि इस चैप्टर में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं या फिर कुछ जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए और फूड अथॉरिटी यानी कि FSSAI के लिए। ठीक है, तो इन तीनों को ही इस बात का ध्यान रखना होगा जब भी ये फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में, जो भी सेक्शंस दिए गए हैं, उन सेक्शन में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनको जब ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, उनको जब ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हमारी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और फूड अथॉरिटी को कुछ बातें हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना होगा, जिनको ध्यान में रखना होगा जो भी प्रोविजंस है उनको इम्प्लीमेंट करते टाइम पे। ठीक है, तो इस बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें केवल एक ही सेक्शन है। चैप्टर नंबर 3 में केवल एक ही सेक्शन है जो कि है सेक्शन नंबर 18। एक ही सेक्शन है बट थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है अदर के कंपैरिजन में, तो इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सेक्शन नंबर 18 जो है वो है जनरल प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट। ठीक है, तो एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि देखो, एक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है उनका इम्प्लीमेंट करना, उनका इम्प्लीमेंट करते टाइम पे जो भी ऑफिसर्स होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, फूड अथॉरिटी इन्वॉल्व होगी, जो भी एक्टिविटी यहाँ पर होगी, ठीक है, इन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो सब किस में आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट के अंडर में आएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट करते टाइम पे यहाँ पर कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना होगा हमारी गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आपको ध्यान से समझना है। आई होप अभी आपको ये पता होगा कि जैसे यहाँ पर लिखा है सेक्शन नंबर 18, इसको हम सेक्शन बोलेंगे। ये जो पॉइंट नंबर 1 है इसको हम सब सेक्शन बोलेंगे। और ये जो A B C D आपको देखने को मिलता है इसको हम क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट क्या कहता है? ये बोलता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट, the food authority and other agencies as the case may be followed implementing the provision of this act shall be guided by the following principles named। ठीक है, तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, यानी कि जितने भी स्टेट हैं उन सभी की गवर्नमेंट की बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। उसके बाद में फूड अथॉरिटी एक ही है यानी कि FSSAI, बाकियों को हम स्टेट फूड अथॉरिटी बोलते हैं। फूड अथॉरिटी की जब बात होती है तो वो एक ही है जो कि है FSSAI। ठीक है, या फिर अदर एजेंसीज जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रही है, ठीक है, एज द मे बी वाइल इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जब वो इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस है उनका इम्प्लीमेंट करेंगी तो यहाँ पर कुछ जनरल प्रिंसिपल्स है जिनको फॉलो करना होगा, उनके यहाँ बारे में यहाँ पर बताया गया है।
तो सेक्शन नंबर 18 का सब सेक्शन नंबर 1 ये कहता है, उसके अंदर में क्लॉज नंबर 1 में कुछ इंफॉर्मेशन है, ये है endeavor to achieve an appropriate level of protection of human life and the protection of consumers' interest, including fair practices in all kind of food trade with reference to the food safety standard and practices। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट में ये बताया गया है कि endeavor to achieve an appropriate level, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फूड अथॉरिटी, ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ को अचीव करने में। तो यहाँ पर इसके साथ ही साथ हेल्थ को और प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो भी प्रयास होगा वो ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद ही में यहाँ पर हेल्थ की बात हो रही है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, यानी कि जो भी कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके हित में जो भी चीजें होंगी उनका ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ इंक्लूडिंग फेयर प्रैक्टिसेस इन ऑल काइंड ऑफ फूड ट्रेड। फेयर प्रैक्टिसेस मतलब यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो जो भी ट्रेड होता है, ठीक है, उसमें फेयर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। यानी कि कोई बड़ा फूड बिजनेस ऑपरेटर है चाहे वो छोटा फूड बिजनेस ऑपरेटर है, दोनों के बीच में जो भी लॉ है उसकी नज़र में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलना चाहिए। यानी कि जो लॉ है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, उसकी नज़र में सारे ही फूड बिजनेस ऑपरेटर कॉमन है, उसकी नज़र में सभी लोग समान है और किसी में भी किसी भी तरीके की असमानता देखने को नहीं मिलेगी, ना ही किसी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। यानी कि लॉ सभी के लिए इक्वल होगा। उसी को हम बोलेंगे फेयर ट्रेड इन ऑल काइंड ऑफ फूड ट्रेड विथ रेफरेंस टू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा स्टेट और सेंट्रल और फूड अथॉरिटी को, ठीक है। तो उसी बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। उसके बाद में क्लॉज नंबर बी ये कहता है कि कैरी आउट रिस्क मैनेजमेंट। ये जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट और सेंट्रल, इसके साथ ही साथ फूड अथॉरिटी, ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को भी कैरी आउट करेंगे, विच शैल इंक्लूड taking into account the result of risk assessment and other factor which in the opinion of food authority are relevant to the matter under consideration and where the condition are relevant in order to achieve the general objective of regulation। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम टू टाइम जो हमारी फूड अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट्स हैं वो एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को क्या करेंगी? कैरी आउट करेंगी, जिसमें क्या होगा? विच शैल इंक्लूड टेकिंग इनटू अकाउंट द रिजल्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट। जो रिस्क असेसमेंट होगा वहां से जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके बेसिस पे यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट किया जाएगा। अदर फैक्टर विच इन द ओपिनियन ऑफ फूड अथॉरिटी आर रिलेवेंट टू द अदर मैटर अंडर कंसिडरेशन एंड वेयर द कंडीशन आर रिलेवेंट इन ऑर्डर टू अचीव द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, तो क्या किया जाएगा? एक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट किया जाएगा, रिस्क असेसमेंट किया जाएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे रिस्क मैनेजमेंट किया जाएगा, जिससे हम क्या करेंगे कि जो ह्यूमन है उसकी जो हेल्थ है, ह्यूमन लाइफ है, और उसके बाद में जो प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट की बात हो रही है, उन सभी पे हम ध्यान दे पाएंगे और हमें जो भी मेजर्स रिक्वायर्ड होंगे उनको हम अडॉप्ट करेंगे, जिससे कंज्यूमर हेल्थ को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। वो तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा कि जो भी हमारा इन ऑर्डर टू अचीव द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेशन जो होगा उसको हम यहाँ पर कर पाएं, ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। उसके बाद में देखो यहाँ पर पॉइंट नंबर सी ये बोलता है, यानी कि क्लॉज नंबर सी हम इसको बोलेंगे, ये बोलता है कि वेयर इन एनी स्पेसिफिक सर्कमटेंसेस। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई एनी स्पेसिफिक सर्कमटेंसेस on the basis of assessment of available information, the possibility of harmful effect on health is identified, but scientific uncertainty persists, provisional risk management measure necessary to ensure appropriate level of health protection may be adopted, pending further scientific information for a more comprehensive risk assessment। तो यहाँ पर देखो जो हमारा क्लॉज नंबर सी है वो ये कहता है कि जहाँ कहीं पर कोई स्पेसिफिक सर्कमटेंसेस होगा, ठीक है, कोई स्पेशल टाइप ऑफ, यानी कि किसी विशेष परिस्थिति की यहाँ पर बात हो रही है कि वेयर इन एनी स्पेसिफिक सर्कमटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन,
यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके असेसमेंट पे जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो यहाँ पर द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द हेल्थ इज आइडेंटिफाइड। अगर जो जैसे मान लेते हैं कि कोई ह्यूमन हेल्थ है उसको लेकर के अगर हमें पॉसिबिलिटी लगती है कि यहाँ पर कोई हार्मफुल इफेक्ट है ह्यूमन की हेल्थ को लेकर के, अगर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, बट द साइंटिफिक अनसर्टेनिटी परसिस्ट, बट अभी तक जो हमारे पास में साइंटिफिक रिसर्च का डेटा होता है वो अवेलेबल नहीं है। यानी कहने का मतलब है हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, उसका हमने अगर असेसमेंट किया उसके बाद में जो हमें एक पॉसिबिलिटी पता चलती है किसकी हार्मफुल इफेक्ट की ऑन द हेल्थ ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बट यहाँ पर अभी भी जो साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है वो पाई जाती है, क्योंकि अभी तक हमारे पास में जो फुल रिसर्च का डेटा होता है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी क्या करते हैं वहाँ पर रिसर्च होती है, फिर उसकी एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद में रिपोर्ट तैयार की जाती है, बट वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो गया, ठीक है। बट इस केस में हम क्या करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन ऐसी हमें पॉसिबिलिटी पता चलती है तो वहाँ पर हम प्रोविजनल रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स को अडॉप्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोविजनल रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स नेसेसरी टू इंश्योर अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ हेल्थ प्रोटेक्शन में बी अडॉप्टेड, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अभी तक हमारे पास में साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन उससे पहले हम एक प्रोविजनल रिस्क मैनेजमेंट मेजर को अडॉप्ट करेंगे जो कि नेसेसरी होगा टू इंश्योर द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ हेल्थ, जिससे हम अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ हेल्थ को इंश्योर कर सकेंगे। और उसके बाद में जो पेंडिंग फर्दर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फॉर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट, यानी कि जो देखो ये जो हमारे पास में जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो तो पेंडिंग रहेगी, उसके बाद में जब हमें वो डेटा मिल जाएगा, जब वो हमारे पास में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, उसके बेसिस पे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट का मतलब ये है कि डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट करना, उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन तब तक वो पेंडिंग रहेगी जब तक हमारे पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती। तब तक के लिए जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट है वो पेंडिंग रहेगा, बट जैसे ही हमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है उस डेटा के बेस पे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर सिचुएशन खराब है, कोई स्पेसिफिक सर्कमटेंसेस है, तो उस केस में जो भी हमारे पास में प्रोविजनल रिस्क मैनेजमेंट होंगे उनको, उसमें जो मेजर्स होंगे उनको हम अडॉप्ट करेंगे। ये किसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, ये हमारी गवर्नमेंट को बोला जा रहा है इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में हमारा पॉइंट नंबर डी यानी कि क्लॉज नंबर डी है द मेजर्स अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज सी, ठीक है। ऊपर जो हमने क्लॉज सी डिस्कस किया, इसके बेसिस पे जो भी मेजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे शैल बी प्रपोर्शनेट एंड नो मोर रेस्ट्रिक्टिव of trade than is required to achieve appropriate level of health protection, regard being had to technical and economic feasibility and other factor regarded as reasonable and proper in the matter under consideration, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो जो भी मेजर्स क्लॉज नंबर सी के अंडर बेसिस पे अडॉप्ट किए जाएंगे शैल बी प्रपोर्शनेट एंड नो मोर रेस्ट्रिक्टिव ऑफ ट्रेड। कहने का मतलब ये है कि वो प्रोपोर्शनेट होंगे। प्रोपोर्शनेट का मतलब यहाँ पर इस बात से है कि मान लेते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक सर्कमटेंसेस आ जाती है तो उस केस में जो भी आप मेजर्स अडॉप्ट करोगे उस पर आपको विशेष ये ध्यान रखना होगा कि जितना रिक्वायर्ड है, मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर एरिया है, कोई जुरिसडिक्शन है, उस पर्टिकुलर प्रेमाइसेस पे ही ऐसी कोई सिचुएशन है, तो जो भी हम मेजर्स अडॉप्ट करेंगे वो उसी प्रेमाइसेस के लिए होंगे। इसका मतलब उसी एरिया के लिए उनको अडॉप्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे होल कंट्री में या फिर होल स्टेट में उनको अडॉप्ट किया जाएगा। उससे क्या होगा कि अगर हम सभी जगह पे उन मेजर्स को अडॉप्ट करेंगे तो जो हमारा ट्रेड चल रहा है ना, जो हमारा ट्रेड चल रहा है उसमें एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन आएगा, उसमें रुकावट पैदा होगी, और उसमें क्या होगा, देन इज रिक्वायर्ड टू अचीव अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ हेल्थ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हम यहाँ पर करेंगे, बाकी चीज़ों को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये एक अनुपात में होना चाहिए, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही होना चाहिए, ये एक प्रोपोर्शनेट मैनर में हो जाना चाहिए। इसी बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया कि बीइंग हैड टू टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड द अदर फैक्टर रिगार्डेड एज रीजनेबल एंड प्रॉपर इन मैटर अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है
कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही मेजर्स को अडॉप्ट किया जाएगा, बाकी चीज़ों पे यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा, जिससे ट्रेड को लेकर के कोई परेशानी ना हो। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है वो बनी रहे और चीज़ों को डिस्टर्ब ना किया जाए, ठीक है। बाकी अदर और चीज़ें होंगी तो उस पर यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा उनको और उस पर काम किया जाएगा, ठीक है। इमीडिएटली कोई इस तरीके से डिसीजन नहीं लिया जाएगा जिससे हमारा ट्रेड भी डिस्टर्ब हो और बाकी जो चीज़ें हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ों का रुकावट आए या फिर उनको एक तरीके से रोकना पड़े, जिससे क्या होगा कि जो एक ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड का उसको रोकना पड़ेगा और भी चीज़ें जो हो रही हैं, ट्रेड हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा, जिससे बहुत सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद में देखो क्लॉज नंबर ई ये कहता है कि द मेजर्स अडॉप्टेड शैल बी रिव्यूड। अब जो मेजर अडॉप्ट किए गए हैं उनको रिव्यू भी किया जाएगा विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में उसको क्या किया जाएगा, रिव्यू भी किया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिस्क टू लाइफ और हेल्थ बीइंग आइडेंटिफाइड एंड द टाइप ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नीडेड टू क्लैरिफाई द साइंटिफिक अनसर्टेनिटी एंड टू कंडक्ट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब जो भी मेजर्स अडॉप्ट कर लिए गए हैं किसी सर्कमटेंसेस में, स्पेसिफिक सर्कमटेंसेस में, बट उनको रिव्यू भी किया जाएगा और एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम पे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिस्क, जिस तरीके का रिस्क होगा उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा उतने टाइम के दौरान में। और उसके बाद में क्या होगा कि जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है जब वो मिल जाएगी उसके बेसिस पे क्या करेंगे और मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट किया जाएगा। मोर कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट कराया जाएगा आफ्टर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद में इन केसेस वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट दैट अ फूड में प्रेजेंट अ रिस्क फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन केस वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट दैट अ फूड में प्रेजेंट अ रिस्क फॉर ह्यूमन। मान लेते हैं कि अगर ये कुछ पता चलता है, कोई भी रीजनेबल ग्राउंड है, कोई रीजनेबल आधार है जिसकी बेसिस पे ये पता चलता है, ऐसा कुछ पता चलता है, ऐसी कोई एक्टिविटी देखने को मिलती है जिससे ये लगता है कि जो फूड है उसमें कोई ना कोई रिस्क है जो ह्यूमन के लिए क्या है, उसमें रिस्क हो सकता है, यानी कि प्रेजेंट अ रिस्क फॉर ह्यूमन हेल्थ के लिए उसमें कोई रिस्क है। देन डिपेंडिंग ऑन द नेचर, फिर क्या होगा, सीरियसनेस एंड एक्सटेंट ऑफ दैट रिस्क, द फूड अथॉरिटी, यहाँ पर एफएसएसएआई का रोल आ जाएगा, एंड द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप टू इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक। तो उस केस में क्या होगा कि सपोज दैट अगर पता चलता है कि कोई भी फूड है उसकी वजह से अगर कोई इसको कंज्यूम करता है तो उसकी वजह से रिस्क हो सकता है फॉर ह्यूमन हेल्थ, तो उस केस में एफएसएसएआई और हमारा जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होंगे, हर स्टेट में एक कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट स्टेप लेंगे जिससे वो जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। इन्फॉर्म इन्फॉर्म द पब्लिक of the nature of the risk to health, identify the fullest extent possible the food or a type of food, the risk that it may present, and measures which are taken or about to be taken to prevent, reduce or eliminate that risk, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, जनरल पब्लिक जो है उसको इन्फॉर्म करेंगे कि ये जो रिस्क है ये किस टाइप का रिस्क है, ठीक है। उसका रिस्क का नेचर क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है या फिर एक जनरल कैटेगरी में आएगा। उसके बाद में उसको आइडेंटिफाई करेंगे और जो फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल होगा, पॉसिबल जो इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इससे ये क्या कर सकते हैं, इट मे प्रेजेंट एंड मेजर्स विच आर टेकन, फिर जो भी मेजर्स रिक्वायर्ड होंगे उनको यहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा। अबाउट टू बी टेकन टू प्रिवेंट, या तो उसको रोक सकते हैं, उस मेजर्स की वजह से इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं उस रिस्क को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारा काम किसका होगा, फूड अथॉरिटी और कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी का होगा। वो भी जो भी मेजर्स अडॉप्ट किए जाएंगे वो या तो इसको प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट करने के लिए, साथ ही साथ इसको रिड्यूस करने के लिए, या फिर उस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए जो भी मेजर्स रिक्वायर्ड होंगे वो अप्रोप्रिएट स्टेप के द्वारा उठाए जाएंगे, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो क्लॉज नंबर जी ये कहता है कि वेयर एनी फूड विच फेल्स टू कंप्लाई विथ फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ बैच, यहाँ पे आप ध्यान से समझना, पार्ट ऑफ अ बैच लॉट कंसिगमेंट ऑफ फूड the same class or description, it shall be presumed until the
contrary is proved that all of the food in that batch lot or consignment fail to comply with those requirements. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि where any food which is failed to comply with the food safety requirement, फूड सेफ्टी को लेकर के कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर आपने उनको फुलफिल किया है या फिर फूड जो पर्टिकुलर फूड है उसने जो भी स्टैंडर्ड्स चाहिए उनको क्वालिफाई किया है, तो इसका मतलब वो क्या है कि हमारी सेफ्टी के लिए अच्छा है, उसको कोई भी कंज्यूम कर सकता है। बट अगर वो फेल हो जाता है, वेयर एनी फूड विच फेल्स टू कंप्लाई, अगर वो फेल हो जाता है, विच फेल्स टू कंप्लाई विद द फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट, को कंप्लाई करने में फेल हो जाता है, यानी कि फूड सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने में फेल हो जाता है वो फूड, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो किसी इज अ पार्ट ऑफ बैच, अगर वो जो फूड आपके पास है वो किसी पार्ट जो बैच होगा उसका वो पार्ट होगा, या तो किसी लॉट का पार्ट होगा या तो फिर कंसिगमेंट ऑफ फूड का पार्ट होगा, ठीक है, ऑफ द सेम क्लास का होगा या फिर सेम डिस्क्रिप्शन होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, जब तक ये बात प्रूव नहीं हो जाती है कि वो फूड पूरी तरीके से सेफ है या फिर पूरी तरीके से अनसेफ है, तो उस टाइम के लिए क्या होगा, दैट ऑल ऑफ द फूड इन दैट बैच लॉट और कंसिगमेंट फेल्स टू कंप्लाई विद दोज रिक्वायरमेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि वो जो पर्टिकुलर फूड का पार्ट आपके पास आया है उससे रिलेटेड जो उसका एक्चुअल में वो जिस पार्ट से निकला था उसका जो बैच होगा, कंसिगमेंट होगा, ठीक है, जो भी लॉट होगा, उन सभी को रोक दिया जाएगा। उन सभी के केस में ये समझ लिया जाएगा कि वो पूरा का पूरा लॉट खराब है, पूरा का पूरा कंसिगमेंट खराब है या फिर पूरा का पूरा बैच खराब है, और उसके मूवमेंट पे पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी जब तक ये चीज़ें प्रूव नहीं हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 है हमारा सेक्शन नंबर 18 का सब सेक्शन नंबर 2 ये कहता है कि द फूड अथॉरिटी शैल व्हाइल फ्रेमिंग रेगुलेशन और स्पेसिफाइंग स्टैंडर्ड अंडर दिस एक्ट टेक अकाउंट इनटू, यानी कि फूड अथॉरिटी जब भी क्या करेगी, रेगुलेशन को बनाएगी और स्टैंडर्ड्स को स्पेसिफाई करेगी, तो उस टाइम पे उसको कुछ पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं, टेक इनटू अकाउंट्स। वो कौन कौन से पॉइंट्स है, एक तो है कि प्रीवेलेंट प्रैक्टिसेस एंड कंडीशंस इन द कंट्री इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो हमारा कंट्री है आज भी यहाँ पर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि जब भी ये स्टैंडर्ड्स बनाएगी एफएसएसएआई या फिर एफएसएसएआई कुछ जो रेगुलेशंस है उनका फ्रेमिंग करेगी, ठीक है, तो उस टाइम पे एफएसएसएआई को इस बात का ध्यान रखना होगा, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखना होगा, उसकी हैंडलिंग को ध्यान में रखना होगा, उसकी स्टोरेज को ध्यान में रखना होगा और ट्रांसपोर्ट कंडीशंस को ध्यान में रखना होगा जब वो स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, और इसके साथ ही साथ जो वो इससे रिलेटेड रेगुलेशन बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं रेगुलेशंस में ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो उसके मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं, उसकी स्टोरेज से रिलेटेड होते हैं, फूड के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड होते हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एफएसएसएआई को काम करना होगा। उसके बाद में दूसरे पॉइंट में देखो लिखा गया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस की बात हो रही है, वेयर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट और आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फॉर्मुलेटेड, ठीक है, अनलेस इट इज ऑफ ओपिनियन दैट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सच प्रिवेलेंट प्रैक्टिसेस एंड कंडीशन। उसके बाद में क्या लिखा गया, ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस और एनी पर्टिकुलर पार्ट देयर ऑफ would not be an effective or appropriate means for securing the objective of such regulation, or where there is a scientific justification, or where they would result in different level of protection from the one determined as appropriate in the country, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस पूरे लाइन का मतलब आप समझो तो इस पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात आएगी, तो अगर मान लेते हैं कि एफएसएसएआई जिसका काम है नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड्स को बनाती है, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जब बात आती है तो कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं फूड को लेकर के, ठीक है। तो जब भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस की बात आएगी तो इनको ध्यान में रखना होगा कि हमें इस टाइप से स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में क्या बातें हो रही है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं उनमें हमें बहुत ध्यान देना होगा जिससे क्लैशेस ना हो, यानी कि क्योंकि सेम प्रोडक्ट के लिए चाहे आप फूड एडिटिव की बात कर रहे हो चाहे फूड कंटामिनेंट्स की बात कर रहे हो, जब हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं तो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी ध्यान में रखना है, उसके बाद ही हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे, वरना यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं।
पॉइंट नंबर डी ये कहता है कि डिटरमाइन फूड स्टैंडर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एनालिसिस एक्सेप्ट वेयर इट इज ऑफ ओपिनियन दैट सच एनालिसिस इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द सर्कमस्टेंसेस और द नेचर ऑफ द केस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अगर बात करते हैं डिटरमाइन फूड स्टैंडर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एनालिसिस, ठीक है, तो जो भी आपके जो भी जब आप डिटरमाइन करोगे ना कि फूड स्टैंडर्ड्स को लेकर के, तो उनको किस बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एनालिसिस। ठीक है, तो रिस्क एनालिसिस जो हमने करी होगी उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे फूड स्टैंडर्ड्स को, एक्सेप्ट, एक कंडीशन यहाँ पर दी है, एक्सेप्ट वेयर इट इज ऑफ ओपिनियन that such an analysis is not appropriate to the circumstances or the nature of the case। बट कुछ केसेस ऐसे होंगे, कोई एक्सेप्ट वेयर इट इज ऑफ ओपिनियन, वहां पर ओपिनियन होगा, फूड अथॉरिटी का ओपिनियन हो सकता है या फिर साइंटिफिक कमिटी का ओपिनियन हो सकता है, किसी का भी ओपिनियन हो सकता है कि वहां पर ये ओपिनियन होगा कि दैट सच एनालिसिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, अगर वो एनालिसिस जो है वो नॉट अप्रोप्रिएट है टू द सर्कमस्टेंसेस और द नेचर ऑफ द केस, तो उस केस में हम इसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। किसको? रिस्क एनालिसिस को। क्योंकि पहले तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं उनका डिटर्मिनेशन रिस्क एनालिसिस के रिजल्ट पे होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ये माना जाता है, फूड अथॉरिटी का ओपिनियन ये है, साइंटिफिक कमेटी, साइंटिफिक पैनल, किसी का अगर ये ओपिनियन है कि जो एनालिसिस करी गई है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो एनालिसिस अप्रोप्रिएट नहीं है, किसी भी वजह से वो अनअप्रोप्रिएट है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर रिस्क एनालिसिस को एज अ डिटर्मिनेशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, और भी फैक्टर होंगे जिनके बेसिस पे यहाँ पर काम होगा। फिर क्या है कि अंडरटेक रिस्क असेसमेंट बेस्ड ऑन द अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस एंड इन एन इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अंडरटेक रिस्क असेसमेंट, ठीक है, रिस्क असेसमेंट बेस्ड ऑन द अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस, तो जो भी साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है उसके बेस पे यहाँ पर रिस्क असेसमेंट होगा, एंड इन एन इंडिपेंडेंट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव होगा, इसके साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा, उसमें किसी भी तरीके का आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं किया जाएगा, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट मैनर में होंगी। ठीक है, पॉइंट नंबर डी कहता है कि इंश्योर दैट देयर इज ओपन एंड ट्रांसपेरेंट पब्लिक कंसल्टेशन होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस बात को इंश्योर किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि देयर इज अ ओपन और एक ट्रांसपेरेंट पब्लिक कंसल्टेशन होगा जब भी स्टैंडर्ड्स और ये सारी चीजें बनाई जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज इंक्लूडिंग ऑल लेवल ऑफ पंचायत ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, एवोल्यूशन एंड रिवीजन ऑफ रेगुलेशन, एक्सेप्ट वेयर it is of opinion that there is an urgency concerning food safety or public health to make or amend the regulation, in which case such consultation may be dispensed with, provided that such regulation shall be in force for not more than 6 months। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि पहली बात तो इस बात को इंश्योर करना होगा कि जो भी डिस्कशन हो रहा है वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा, जो भी पब्लिक कंसल्टेशन हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा, और उसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज होंगी, इंक्लूडिंग ऑल लेवल ऑफ पंचायत। जब ऑन लेवल ऑफ पंचायत की बात हो रही है तो यानी कि टोटली ग्राउंड लेवल से हम बात कर रहे हैं, सभी जगह से यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनका कंसल्टेशन यहाँ पर ज़रूरी है, उनसे यहाँ पर बात करी जाएगी जब भी हम स्टैंडर्ड बनाएंगे, क्योंकि इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो स्टैंडर्ड बनेगा ना वो पूरी कंट्री के लिए बनेगा, तो जो पूरी कंट्री के लिए अगर स्टैंडर्ड बनते हैं तो यहाँ पर कंट्री के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो कंट्री के बारे में जब सोचना बहुत ज़रूरी है तो अगर हम पंचायत लेवल तक सोच रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर आप देखोगे सबसे नीचे, सबसे ऊपर अगर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बाद में आप देखोगे नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद में स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट, और सबसे नीचे हमारा पंचायत आती है। तो पंचायत लेवल तक का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, इवोल्यूशन एंड रिवीजन ऑफ रेगुलेशन, इन सारी स्टेजों में, एक्सेप्ट, यहाँ पर एक कंडीशन है, वेयर इट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज एन अर्जेंसी, अगर कोई अर्जेंट है, अगर कोई बहुत इमीडिएट कोई अर्जेंसी आ जाती है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक सर्कमटेंसेस है और पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, तो उस केस में इमीडिएट एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ टू मेक और अमेंड द रेगुलेशन, वहाँ पर रेगुलेशन को अमेंड भी किया जा सकता है, इन विच केस सच कंसल्टेशन में बी डिस्पेंस्ड विथ। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है
कि जो भी रेगुलेशन ऐसे जल्दी जल्दी में बनेंगे बिना कंसल्टेशन के, प्रोवाइडेड दैट सच रेगुलेशन शैल बी फोर्स फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ, बट वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेंगे, उनको दोबारा से वहाँ से विड्रॉ किया जाएगा या फिर दोबारा से उन पे क्या किया जाएगा, एक कंसल्टेशन होगा, पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद में उसको हमेशा के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको अभी तक यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर शायद ये हमारे सामने लास्ट स्लाइड है। इसमें जो पॉइंट नंबर ई है, इसमें लिखा गया है कि इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड शैल प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर कंज्यूमर टू मेक इन्फॉर्म चॉइस इन रिलेशन टू द फूड दे कंज्यूम। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि वही बात हो रही है कि इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर यानी कि जो उपभोक्ता है उसके हित की बात यहाँ पर हो रही है, उसके हितों का संरक्षण करना। इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड शैल प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कंज्यूमर्स टू मेक इन्फॉर्म चॉइस इन रिलेशन टू द फूड्स दे कंज्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली जो बात हो रही है वो कंज्यूमर की पूरे इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बात हो रही है। तो यही सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या क्या बात है। इंश्योर प्रिवेंशन ऑफ, यहाँ पर ये बातें ध्यान रखनी है कि जैसे एक फ्रॉडलेंट, डेसेप्टिव और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विच मे मिसलीड और हार्म द कंज्यूमर। तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें लिखी जा रही है, देखो एक फ्रॉडलेंट आप समझ रहे होगे, डिसेप्टिव मतलब धोखा देना, फ्रॉड करना, धोखा देना, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को जन्म देना या फिर उनको बढ़ावा देना। विच में मिसलीड, वो ये सब क्या बातें हैं, ये मिसलीड करते हैं या फिर, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो कंज्यूमर फूड को प्रोडक्ट को परचेज करता है और कंज्यूम करता है, जो इस तरीके से क्या होता है, हार्मफुल होता है कंज्यूमर की हेल्थ के लिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, फिर अनसेफ और कंटामिनेटेड और सब स्टैंडर्ड फूड, इनको भी रोकना, इनका भी प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। तो ये सब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होगा। उसके बाद में हमारा जो पॉइंट नंबर थर्ड या फिर आप कह सकते हो सबसेक्शन नंबर थर्ड, ये कहता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी, बहुत ये जो पॉइंट है लास्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी फार्मर, किसी भी फार्मर पे ये अप्लाई नहीं होगा, और फिशरमैन या फिर फार्मिंग ऑपरेशन और क्रॉप्स और लाइव स्टॉक, एक्वाकल्चर एंड सप्लाईज यूज्ड और प्रोड्यूस इन फार्मिंग और प्रोडक्ट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस बाय अ फार्मर एट फार्म लेवल, उसके साथ ही साथ अ फिशरमैन इन हिज ऑपरेशन। ठीक है, तो देखो पहले जब सबसे पहले हमने पढ़ा था तो बीच में देखो एक बात आई थी ध्यान में रखते हुए, एग्रीकल्चर को लेकर के और उसकी हैंडलिंग को लेकर के, स्टोरेज को लेकर के। तो यहाँ पर ये जो भी प्रोविजंस यहाँ पर लिखे गए हैं ना, यहाँ पर लिखा गया कि द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी फार्मर, ये सारे ही प्रोविजंस किसी भी फार्मर पे अप्लाई नहीं होंगे, किसी फिशरमैन पे और किसी फार्मिंग ऑपरेशन पे अप्लाई नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो हमारे किसान हैं, जो हमारे फार्मर है, उनको यहाँ पर एक तरीके का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये लॉ इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें तो ये चीज़ें कैसे समझ में आएंगी। हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा आप देखोगे एजुकेशन का लेवल आज भी, जो गांव है और जो विलेज एरिया है, जो रूरल एरिया है, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि फूड लॉ क्या होता है, उनके क्या राइट्स होते हैं और उन्हें क्या गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर उन्हें एक तरीके से यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है कि जो भी प्रोविजंस हैं वो इन पे अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लिखा गया है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ये जो एक्ट के वो प्रोविजंस हैं वो किस पे अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी इसमें हमने अपने चैप्टर नंबर 3 और ये क्लास नंबर 4 थी। तो आई होप अभी आपको ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी अभी तक समझ में आई होंगी। हो सकता है कि अभी भी कुछ पॉइंट्स जो हों आपको ना समझ में आ रहे हों, क्योंकि लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब आप गूगल पे भी उन वर्ड्स को सर्च करोगे तो हो सकता है कि डायरेक्टली आपको उनका जो मीनिंग मिले वो समझ में ना आए। तो फिर भी आप अपनी कोशिश करो, एक दो बार आप इस वीडियो को और देखो। जब आपको एक बार फ्लो समझ में आ जाएगा कि ये एक्ट कहना क्या चाह रहा है, तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। ठीक है, बाकी इसको हम जितना डिटेल में पढ़ रहे हैं इतना डिटेल में शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसी वजह से इस सिंगल एक्ट को हम एक लेक्चर में ना ख़त्म करके इसको नंबर ऑफ लेक्चर्स पे हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस एक्ट से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल के आती है जिसको स्किप करना
बिल्कुल गलत होगा। जब भी अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो है, उसको पढ़ना मैंडेटरी हो जाता है। आप इसको स्किप कर ही नहीं सकते हो। अगर आप इसको स्किप कर रहे हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन को ठीक ढंग से नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो आई होप अभी तक जितनी भी क्लासेस हैं, वो ठीक चल रही होंगी। बाकी आप फीडबैक के लिए अपने ग्रुप में डिस्कस भी कर सकते हो। जो हमारे ऐप पे जो ग्रुप है, जो भी बैच जो भी कोर्स आपने एनरोल किया है, वहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हो। बाकी इसके साथ ही साथ कुछ अदर डाउट है, तो आपको जो एक पर्सनल चैट का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पर आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अपने आगे के चैप्टर के साथ में, चैप्टर नंबर 4 में।